नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी अकेडमी पर। तो कल की जो हमारी क्लास चली थी वो चली थी काव्य हेतु पर। आज हम देखेंगे काव्य लक्षण के बारे में। अच्छा, लक्षण पे देखने से पहले आपको ये बता दें कि अगर लक्षण के बारे में पूरा डिटेल से लेके चलेंगे, एक एक लाइन जितना भी दिया गया वो सारी चीजें अगर आपको हम नोट कराएंगे तो बहुत लंबी क्लास होगी और उसका कोई मतलब भी निकलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर कोई कथन है, कोई जो है श्लोक है, तो उसमें क्या देखना है ये हम अभी बताएंगे आपको। पूरा पूरा श्लोक आपको हम नहीं देंगे, उसमें हम कुछ कीवर्ड्स लेके उतरेंगे मैदान में, है ना। जैसे कि हम पढ़ेंगे शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये छोटी सी लाइन है तो ये हम पूरा देख लेंगे। बाकी अगर केशवदास के बारे में अगर हम देखें, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण भिन्न विराजय कविता बनिता नित्य। तो अगर ऐसे एक दोहा है तो उसमें हम सिर्फ एक ही लाइन लेके चलेंगे कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, इतना लेंगे, आगे डॉट डॉट करेंगे। ये आपके लिए कीवर्ड्स होंगे कि बस हमें इतना ही पकड़ना है। अगर ये शब्द दिख गया तो हम केशवदास को टिक कर देंगे। ठीक, तो ये हमारी ट्रिक होगी याद करने की। वैसे तो आप पूरा याद नहीं कर पाएंगे क्योंकि लगभग मिल जाएंगे आपको 10 दोहे मिल जाएंगे, प्लस अगर संस्कृत दोहों की बात करें तो 18-20 होंगे। मगर कथन की बात करें तो लगभग 35 से 40 कथन होंगे। तो वो सब याद करना इतना आसान है नहीं, तो हम शॉर्ट में लेके आपको चलेंगे। अच्छा, एक चीज और, अगर आपको ढूंढना है कि ये सारी चीजें कहाँ से हैं, या मतलब आप ये चाहते हैं नहीं हमें पूरा पढ़ना है, तो आप दृष्टि की जो बुक है वहां देख लेंगे। अगर वहां नहीं मिलेगा, सरस्वती पांडे बुक में मिल जाएगा, क्योंकि श्रृंखला इसी दो बुक से चल रही है। और एक चीज, फिर भी नहीं मिलता है या आप अगर चाहते हैं कि इसे कंप्लीट कराया जाए तो आप हमें कमेंट करेंगे। जब भी खाली टाइम मिलेगा तब हम अलग से 2 से 3 क्लास में इसे पूरा एक एक लाइन बाय लाइन आपको नोट करवा के दे देंगे। ठीक, तो ठीक है, टाइम का नुकसान न करते हुए बढ़ते हैं अपनी क्लास पर। अच्छा, क्लास पे बढ़ने से पहले हम रचनाकार और रचना की श्रृंखला जो पहली क्लास हमने देखी थी उसमें क्या था कि मैंने आपसे बोला था 3 से 4 रचनाकार या 5 लगभग छूट गए हैं, और अगली क्लास में भी वो करवा नहीं पाया क्योंकि लास्ट में ध्यान से मेरे उतर गया था। ठीक, तो वो हम आज लेके आए। वो जो ये रचनाकार आप देख रहे हैं, इनको आप जो फर्स्ट क्लास है उसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। तो देख लेते हैं एक बार। काव्य मीमांसा, रचनाकार कौन है? राजशेखर हैं, 10वीं सदी में आए हैं ये। ठीक, काव्य कौतुक, भट्टतौत की रचना है, 10वीं शताब्दी समय सीमा है। वाग भट्टालंकार, वाग भट्ट प्रथम की रचना है, 12वीं सदी इनका समय सीमा है। नाट्य दर्पण, रामचंद्र गुणचंद्र का है, 12वीं सदी इनकी समय सीमा है। रसमंजरी और रस तरंगिणी, ये दोनों ग्रंथ भानुदत्त के हैं और 14वीं शताब्दी इनकी समय सीमा निर्धारित की गई है। उज्ज्वल नीलमणि, ये रूप गोस्वामी की है। अच्छा, रूप गोस्वामी का समय नहीं दिया मैंने, 16वीं सदी में है ये। रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी 16वीं सदी में है और उज्ज्वल नीलमणि इनकी रचना है। अलंकार शेखर, ये शेखर केशव मिश्र की रचना है, 16वीं शताब्दी में है। अलंकार कौस्तुभ, विश्वेश्वर पंडित की रचना है, ये 18वीं शताब्दी में है। तो यही इतने हमारे शेष बचे हुए थे जो हम वहां नहीं आपको उपलब्ध करा पाए थे, है ना। तो इन्हें आप वहां पे ऐड कर लेंगे और इसके बाद हम बढ़ेंगे काव्य लक्षण पे। ठीक है, देखते हैं काव्य लक्षण के अंतर्गत हम जो सबसे पहले देखेंगे, पहले तो हम देखेंगे जो संस्कृत के विद्वान हैं उन्होंने क्या कहा है, फिर हम हिंदी के विद्वानों के बारे में देखेंगे उन्होंने क्या कहा, फिर हम पाश्चात्य जो हमारे विद्वान हैं हम उनके बारे में देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा, और हम सबको अलग अलग देखेंगे। ठीक, और एक चीज और, जो बड़े कथन है जो ऐसे हैं उन्हें हम क्रम से करेंगे, कहीं एक जगह इकट्ठा करेंगे ऐसा, जिससे आगे याद करने में आसानी, मिलते जुलते हुए जितने भी हैं। तो ठीक है, बढ़ते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे, नंबर 1, शब्दार्थों सहित काव्य। शब्दार्थों सहित काव्यम, सहित काव्यम, ये ये है भामा का। किसका है ये? भामा का। खैर इसके आगे और भी लाइन है, बट ये है कि हमें वो देखना नहीं है, बस इतना ही पूछा भी जाता है, शब्दार्थों सहित काव्यम ये किसका है। तो ये किसका है? भामा का है। शायद पीछे भी ये देखा जा चुका है। शब्द अर्थ सहित काव्य है, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों निहित हों वही काव्य है। भामा।
अगला हम देखेंगे कुंतक के बारे में। शब्दार्थो सहित वक्र कवि, सेम चीज है, शब्दार्थो सहित वक्र कवि। अब ये पूरी लाइन लेके हम नहीं आएंगे, पूछा इतना ही आता है। कुंतक आप ऊपर देख भी पा रहे होंगे, काव्य लक्षण मैंने लिखा क्या है, साल्ट कीवर्ड्स। ये इसलिए करा रहे हैं कि जिससे हम एग्जाम में क्वालिफाई कर सकें। मेरा उद्देश्य क्या है, एग्जाम को क्वालिफाई करना, यूजीसी नेट का। तो यार इतना ही पकड़ो जिससे जो है पकड़ में आ जाए, पूरा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। शब्दार्थों सहित तो वक्र कवि, वक्र कवि किसका है, कुंतक का है। आगे देखेंगे हम ननु शब्दार्थो काव्यम। नंबर 3 क्या है, ननु शब्दार्थो काव्यम। ननु शब्दार्थो काव्यम, ये किसका है, ननु शब्दार्थो काव्यम, ये है रुद्रट का। ये किसका है, रुद्रट का। अच्छा ये लाइनें छोटी थी इसलिए हम पूरा पूरा आपको उपलब्ध करा रहे हैं, है ना। जैसे कि क्या पूछा जाता है, आपको याद क्या करना है, पकड़ लेंगे आप, वक्र कवि किसका है, कुंतक का है, ठीक। शब्दार्थो सहित तो काव्यम, ये तो पहली लाइन है, ये तो वैसे भी याद रहेगी। अच्छा ननु शब्द अगर लग जाए तो, शब्द अर्थ सहित काव्य जो है उसमें अगर ननु शब्द लग जाए तो रुद्रट का हो जाएगा। ऐसे आप निकालेंगे अपने हिसाब से, और छोटा करना चाहें उसे कर लेंगे। ये जो शब्द पकड़ना है, ये किसी और के जो है उसमें श्लोक में नहीं देखने को मिलेगा, ये यही इसी में मिलेगा। शब्दार्थो वपुरस्य, शब्दार्थो वपुरस्य, मैंने इसी तरीके से याद किया था, डॉट डॉट डॉट, ठीक। अगर आपको दिख जाए वपुरस्य शब्द स्टार्टिंग में, तो ये हो जाएगा विद्याधर का। किसका हो जाएगा, विद्याधर का हो जाएगा, विद्याधर का। अगर मिल जाए शरीरम ताव दिष्टार्थ, शरीरम ताव दिष्टार्थ, शरीरम ताव दिष्टार्थ, तो ये हो जाएगा दंडी का, ठीक। इसको जो मैंने याद किया था वो इस तरह याद किया था, बपुरा से का अर्थ लगाया था मैंने बनिया से। बनिया कौन है इसमें, विद्याधर है। ताव कौन दिखाता है, अपने शरीर पर ताव कौन दिखाता है, स्वयं पर ताव दिखा रहे हैं, कौन, दंडी दिखा रहे हैं। देखो यार याद करने से मतलब है, किसी भी तरीके से याद हो, ट्रिक कोई भी बना लो जिससे आसान हो। शरीर पर अपने ताव कौन दिखाता है, दंडी दिखाते हैं, ठीक। इनको हमने पढ़ा था नमक कम खाते हैं, नम शब्दार्थों का रुद्रट। बाकी वक्र कवि यानी टेढ़े मेढ़े कवि कौन है, एक ही है हमारे कुंतक महोदय, ठीक। बाकी वो तो याद करना ही है। आगे देखेंगे नंबर 6। नंबर 6 पे है, स्टार्टिंग की पॉइंट नहीं लिए, हम लिए हैं शरीरम तावत काव्यम, जो शब्द मिलता जुलता है, शरीरम तावत काव्यम, ये लास्ट का शब्द, ठीक। शरीरम तावत काव्यम है आनंद वर्धन, आनंद वर्धन का। आनंद वर्धन ध्वनि संप्रदाय पीछे देखा जा चुका है, ठीक। इनमें हमने क्या याद किया, शरीरम तावत काव्यम, देहातों में आज भी कहते हैं कि भैया एक ताइल है, ताइल है मतलब मुंह मिल है, ढक लो उसे। तो शरीर को ढकता कौन है, अपनी शरीर को ढक के कौन रखता है, आनंद वर्धन, ठीक। शरीरम तावत काव्यम, ये मैंने अपना याद किया था, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, याद होने से मतलब। अच्छा काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ, अगला है काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ, काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ, ठीक। काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ, ये किसका है, क्षेमेंद्र का। ये हो गया, शब्द और अर्थ विशेष होते हैं काव्य के लिए, ठीक। शब्द अर्थ सहित जिसमें शब्द और अर्थ हो वही काव्य है, ये ठीक। शब्दार्थ और शब्द का प्रयोग भामा ने किया,
रुद्रट ने किया। शब्दार्थो शब्द और अर्थ वपुरस्थ शब्द से विद्याधर को पकड़ना है। तावत ताव दिष्टार्थ दंडी तावत काव्यम आनंदवर्धन। उम्मीद है कि आपने इसे पकड़ लिया होगा। एक लाइन बची, इसे याद करना होगा। काव्यों में विशिष्ट अर्थ किसका होता है? शब्दार्थ का होता है क्षेमेंद्र। ठीक, काव्यों में विशिष्ट क्या होते हैं? शब्दार्थ होते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपने लिख लिया होगा। हिंदी के जितने कवि हैं उनको भी हम इसी तरीके से पकड़ेंगे। हम उनके एक एक शब्दों को पकड़ेंगे और वो शब्द कौन से हैं हम आपको जरूर बताएंगे। जो बड़ी बड़ी जो है कथन है उनके 3-3 4-4 लाइन के, उन्हें भी हम सिर्फ एक शब्द से याद करेंगे। ठीक, नंबर 8 पे हम देखते हैं कौन है हमारे। काव्य शब्दों अयम गुणालंकारा। काव्य शब्दों अयम, काव्य शब्दों अयम गुणालंकार। गुणालंकार ये है काव्य शब्दों अयम गुणालंकार। उसके आगे ये किसका है? तो ये है वामन का। वामन ने गुणों की संख्या कितनी मानी थी? 20 मानी थी। गुण को इन्होंने कहाँ रखा था? टॉप पे रखा था। अगर आपको याद हो, पीछे चर्चा इन पे की जा चुकी है। आपको क्या देखने को मिल रहा है? गुण अलंकार। ठीक, किसका है? वामन का है। मैच कर लेंगे, याद हो जाएगा। अगर भूल गए हैं तो ये आपकी कमी है, उसे याद करिए। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम लाइन पूछी जा चुकी है यूजीसी नेट में। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अच्छा, यहाँ से टीजीटी पीजीटी वालों के भी भयंकर क्वेश्चन बनते हैं। भयंकर मतलब देखने को मिलेगा आपको। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किसका है? विश्वनाथ का है। विश्वनाथ का है। ये इतनी ही है लाइन जो पूछी जाती है। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम। रमणीयार्थ यानी रमणीय अर्थ, सुंदर अर्थ का प्रतिपादन करने वाले। रमणीयार्थ, रमणीय अर्थ है ना। रमणीयार्थ प्रतिपादका, प्रतिपादका, प्रतिपादका मतलब उत्पन्न करने वाला। सुंदर अर्थों को जन्म देने वाला या सुंदर अर्थों के जो प्रतिपादक हैं, जो उत्पन्न करते हैं सुंदर अर्थों को, वो शब्द काव्य होते हैं। रमणीया प्रतिपादका शब्द काव्यम। यह शब्द काव्यम, शब्द है, पूरी लाइन लिखेंगे शब्द काव्यम। ये किसका है? ये है जगन्नाथ का। इनका है, नोट कर लेंगे। सुंदर अर्थों के प्रतिपादक यानी सुंदर अर्थों के उत्पन्न करने वाले शब्द जो होते हैं वो काव्य कहलाते हैं। जगन्नाथ का है। ठीक, जग को सुंदर किसने बनाया? ये याद रखेंगे, जग को सुंदर बनाया है हमारे प्रभु ईश्वर ने। ईश्वर ने क्या बनाया? जगन्नाथ। नाथ शब्द देख रहे हैं ना। जग को नाथ ने क्या बनाया? सुंदर बनाया। सुंदर से आप याद रखेंगे रमणीय अर्थ। रमणीय अर्थ यानी सुंदर अर्थ, रमणीय अर्थ। ठीक, नाथ ने जग को क्या बनाया? सुंदर बनाया। 11 नंबर। एक एक शब्द पकड़ना है यार, आप पकड़ते जाएंगे। आगे अब हम पूरा नहीं देखेंगे, सिर्फ एक चीज देखेंगे जहां से हम पकड़ लेंगे। ठीक, हर एक लाइन को जो स्टार्टिंग पॉइंट से ही पकड़ेंगे। सबसे पहले आप निर्दोष को याद रखेंगे। इसको याद रखेंगे आप, निर्दोष। बाकी पूरा है 2 लाइन का। ठीक, ये पूरा श्लोक है। निर्दोष किसका है? भोजराज का है। किसका है ये? भोजराज का है। ये जो निर्दोष है क्या? पूरा सुना दे रहे हैं आपको हम। निर्दोष गुणवत् काव्यम अलंकारैर्कृतम् रसावंतिम कवि कुर्वम कीर्ति प्रीतिं च विंदति। ऐसा है। ठीक, बाकी जो ये निर्दोषा से है, इसका है पूरा निर्दोषा लक्षणवती
सरित निर्गुण भूषण सालंकार रसायन वृत्तिर्वाक्यम नाम वाक्य। इतना बड़ा बड़ा आपकी इच्छा हो तो लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या अगर नई ट्रिक से चलना है तो सही करना है। बस इतना ही पढ़ने की जरूरत है। निर्दोष दिख जाए अगर किसी श्लोक में, पूछ ले किसका है, भोजराज का है। और अगर निर्दोषा दिख जाए तो जयदेव का है, ये आप याद रखेंगे। निर्दोषा ये दिख जाए तो किसका है, जयदेव का है। ठीक, निर्दोषा किसका है, जयदेव का है। तब 200 किसका है, मम्मट का है। तब 200 ये किसका है, तब 200 ये है मम्मट का। एक और बचा है आ 200, नंबर 14 क्या है, आ 200। अगर ये दिख जाए तो ये है हेमचंद्र का। ठीक, और जिसने आज तक कभी पढ़ा ही ना हो वो एक बार बुक से जाके जरूर देख लेगा। अगर फिर भी उसके पास बुक नहीं है तो बताएंगे, कभी खाली रहेंगे तो हम जरूर ये चीजें कंप्लीट कर देंगे कि ये चीजें हैं क्या, पूरा दो दो लाइन के, है ना। बट अभी एग्जाम की दृष्टि से यही इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाँ, संस्कृत के जो काव्य लक्षण थे वो इतने ही थे। शब्दार्थों सहितो काव्यम भामा का है, ये आप याद रखेंगे। ठीक, शब्दार्थों से वक्र कभी अगर दिख जाए शब्दार्थों सहितों के साथ तो कुंतक को हो जाएगा। वक्र मतलब टेढ़ा होता है, तो इससे याद रखेंगे। टेढ़ा कौन था, कुंतक थे। ननु शब्दार्थों काव्यम रुद्रट का है। अगर नमक कौन खाता है, रुद्रट खाते हैं। नमक ज्यादा खाते हैं या नमक कम खाते हैं, ननु शब्दार्थों काव्यम। ठीक, नमक कम कौन खाता है, रुद्रट खाते हैं। शब्दार्थों वपुरा से बनिया कौन था, बनिया जात से विद्याधर। ये अपनी ट्रिक के लिए है, अब ये नहीं इनकी हम जाति बता रहे हैं। बनिया कौन है, विद्याधर है। अपने शरीर पर ताव कौन दिखाता है, दंडे दिखाता है। अपने शरीर को मूंदता कौन है, आनंद वर्धन है, तावत काव्यम। ठीक, काव्य विशिष्ट शब्दार्थ क्षेमेंद्र का है। काव्य शब्दों एवं गुणालंकार, गुण और अलंकार। ठीक, ये शब्द मिल जाए तो किसका है, वामन का है। वामन ने गुणों की संख्या कितनी बताई है, 20। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ का है। ठीक, अगर रसात्मकम शब्द दिख जाए, ठीक, तो ये किसका है, विश्वनाथ का है। अच्छा, रमणीय अर्थ के प्रतिपादक, जो रमणीय सुंदर अर्थों का जो उत्पन्न करते हैं वही शब्द काव्य होते हैं, ये जगन्नाथ ने कहा। नाथ ने जग को सुंदर बनाया, बात खत्म। रमणीय अर्थ दिखे तो। एक चीज और, निर्दोष कौन था, भोजराज थे। निर्दोषा जयदेव थे। निर्दोष जिसने कोई गलती नहीं की थी, है ना, वो कौन थे, भोजराज थे। जयदेव क्या है, निर्दोषा है। अच्छा, तद 200 उनमें दोष किसमें था, मम्मट में, ये याद रखिए। आ 200 हेमचंद्र, तद 200 मम्मट, आ 200 हेमचंद्र। ठीक, निर्दोषा जयदेव, निर्दोष भोजराज। तो ठीक है, ये आपका काम है, आप देख लेंगे। अगर अच्छा लगे तो अच्छी बात है, मैंने अपना काम किया आपके लिए। बढ़ेंगे आगे, अब हम देखेंगे जो हमारे हिंदी के रचनाकार हैं उनकी क्या मान्यता है, ये देखेंगे हम। हम देखेंगे हिंदी के काव्य लक्षण। हेडिंग डालेंगे आप, हिंदी के काव्य लक्षण। अच्छा, ये जो हिंदी के काव्य लक्षण जो हम देखने जा रहे हैं इसमें भी हम वही चलेंगे जैसे अभी संस्कृत वाले में हमने देखा है। जो छोटे हैं उन्हें हम पूरा देख लेंगे। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, नंबर 1। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। जन समूह के हृदय का विकास है, ये किसने कहा, ये बाल कृष्ण भट्ट का कथन है और अक्सर पूछे जाने वाला कथन है। बाल कृष्ण भट्ट का कथन है ये। ठीक, नंबर 2 देखेंगे। अब हम इसमें हम रिपीट नहीं करेंगे, आप सुनते रहें और लिखते रहें। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है।
ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम, संचित कोश का नाम साहित्य है। नाम क्या है? साहित्य है। ठीक, आगे देखेंगे। नाम इसका बताता हूँ कौन है, क्यों नहीं बता रहा हूँ, लिखते चलेंगे फिर बताता हूँ। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये सारी लाइनें जो हम देख रहे हैं ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी की, और इनके 3 से 4 कथन है, इसलिए हम तीनों जब नोट कर लेंगे तो सीधे एक कोष्टक बना के लिख देंगे। ठीक, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ठीक, अगला देखेंगे। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कविता प्रभावशाली रचना है। कविता प्रभावशाली रचना है। डॉट डॉट डॉट, बीच में आपको जो देखने को मिलेगा, अच्छा पूरा देखिए, जो पाठक या श्रोता के मन पर, जो ज्यादा बड़ा नहीं पूरा देख लेते हैं। पाठक या श्रोता, यहाँ या लिखा है ऑब्लिक लगा दिया मैंने। पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमय प्रभाव डालती है। क्या करती है? आनंदमय प्रभाव डालती है। आनंदमय प्रभाव डालती है। ये हो गया एक। ठीक है, एक और है इनका, मनोभाव यानी मन के भाव। मनोभाव जब शब्दों का रूप धारण करते हैं, मनोभाव जब शब्दों का रूप धारण करते हैं, मनोभाव जब शब्दों का रूप धारण करते हैं, तो यही देख लिया पूरी लाइन है कि वही कविता है, चाहे पद्यात्मक हो या गद्यात्मक, पूरी लाइन ये है। तो बस मेन लाइन यही थी, मनोभाव जब शब्दों का रूप धारण करते हैं वही कविता है, वही कविता है। पूरा लिखना है तो आगे जोड़ लेंगे, चाहे गद्यात्मक हो अथवा पद्यात्मक। ठीक, नहीं चाहे पद्यात्मक हो अथवा गद्यात्मक, ये इसके आगे लिख लेंगे तो, बट ये है कि बस इतना भी काम चल जाएगा। मनोभाव शब्दों का रूप जब धारण करते हैं तो वो कविता है। एक चीज और, ये चारों किसके हैं कोटेशन? ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी के। महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये हो गया। आगे देखेंगे, हमें एक लाइन का कोटेशन इतना है वो हम यहीं पे देख लेते हैं। साहित्य जीवन की आलोचना है। क्या है? साहित्य जीवन की आलोचना है। जीवन की आलोचना है। ये किसका है? ये मुंशी प्रेमचंद का है। प्रेमचंद ने क्या कहा? साहित्य जीवन की आलोचना है। ठीक, नंबर 7, डॉट 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 लगाएंगे आप, फिर लिखेंगे चरस खींचने वाला। चरस
खींचने वाला तथा पढ़ा लिखा। चरस खींचने वाला तथा पढ़ा लिखा। ब्रैकेट में लिखेंगे दोनों, जिसे समझ सके, जिसे समझ सके। ये है महात्मा गांधी का कथन। अब आप सोचेंगे कथन है क्या, बता देता हूँ। महात्मा गांधी का कथन, पूरा कथन ये है कि साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा हुआ भी समझ सके। ठीक, कथन क्या है? पूरा कथन ये है कि साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी समझ सके और पढ़ा लिखा भी समझ सके। पूरा कथन नोट करना है, कर लेंगे। आपको कीवर्ड पकड़ना है, सिर्फ मैंने इसीलिए लिखा है कि चरस खींचने वाला और पढ़ा लिखा दोनों जिसे समझ सके उसे साहित्य कहते हैं। या यहाँ लिख देंगे साहित्य वह है जिसे चरस खींचने वाला किसान तथा पढ़ा लिखा दोनों समझ सके। तो ये पूरी लाइन, ये आपको ट्रिक देखना है, केवल ट्रिक से चलते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे हम आगे। जिससे हमारी रुचि न जगे। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। चरस याद रखिएगा, अगर चरस दिख जाए और पढ़ा लिखा दिख जाए, दोनों जिसे समझ सके, सीधी सी बात है, वो किसका है? वो महात्मा गांधी का कथन है, बात खत्म। बाकी पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। नंबरिंग आप करते रहेंगे। शायद 7 हो चुका क्या? 1 2 3 4 8 नंबर पे हम देखेंगे, जिससे हमारी रुचि न जगे। नंबर 8, जिससे हमारी रुचि न जगे। जिससे हमारी रुचि न जगे, तृप्ति न मिले। तृप्ति न मिले, जिससे हमारी रुचि न जगे, तृप्ति न मिले, सौंदर्य प्रेम न जगे। अच्छा एक चीज है, जिसने 1 2 बार पढ़ा होगा सारी चीजें, उसे याद करने में मजा आएगा। सौंदर्य प्रेम न जगे, सौंदर्य प्रेम न जगे, सच्ची दृढ़ता न मिले। सच्ची दृढ़ता न मिले। और जिसने एक भी बार नहीं पढ़ा है, अगर वो इसे भी याद रखता है और ध्यान में ये रखेगा कि ये सारे शब्द हमें कहीं मिलेंगे, तो हम उन्हें भी टिक करेंगे। ठीक, साहित्य नहीं, मजा उसे भी आएगा गुरु। साहित्य नहीं, क्योंकि उसे पूरा याद करना नहीं पड़ेगा। ये कथन किसका है? ये कथन जो है ये भी प्रेमचंद का है। प्रेमचंद का है। ठीक, पूरा कथन आपको सुना देते हैं। जिस साहित्य में हमारी रुचि न जगे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हमें गति और शांति पैदा न हो, हमारा सौंदर्य प्रेम जागृत न हो, न सच्ची दृढ़ता उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। पूरा कथन ये है, लगभग 3 से 4 लाइन का। ठीक, और एक लाइन में अगर देखना है तो सीधे सीधे ये याद रखेंगे, जिससे हमारी रुचि न जगे, तृप्ति न मिले, सौंदर्य प्रेम न जगे, सच्ची दृढ़ता न मिले, उसे हम साहित्य नहीं कहेंगे। अगर ये सारे शब्द हमें दिख रहे हैं तो किसका हो जाएगा? प्रेमचंद्र का। बढ़ेंगे आगे। नंबर 9 देखेंगे, सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था। ये तो पता ही होगा, सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था।
सत्व उद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया गया शब्द विधान के लिए किया गया शब्द विधान किया गया शब्द विधान। ये किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल का है। के लिए किया गया शब्द विधान क्या? सत्व उद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए, हृदय मुक्तावस्था के लिए किया गया शब्द विधान। ठीक, काव्य है, ये पूरा है, काव्य है। ठीक, ये है शुक्ल, मतलब रामचंद्र शुक्ल। अच्छा, इनके दो कथन और हैं, वो बहुत ज्यादा प्रचलित थे इसलिए मैंने उसे यहाँ नहीं लिया। एक बार बोल के आपको सुना देता हूँ फटाफट, अगर जरूरत हो तो सुन के लिख लेंगे आप। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ठीक, हृदय की मुक्त की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। एक कथन ये है रामचंद्र शुक्ल का। और दूसरा है, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावों पर ले जाती है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर कहाँ लेके जाती है? लोक सामान्य की भावनाओं पर लेकर जाती है, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। दूसरा कथन ये बहुत ज्यादा प्रचलित है, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो वहां लगभग आते ही रहते हैं, इसीलिए मैंने इसे यहाँ नहीं ऐड किया टाइम को देखते हुए, क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी हो जाती। बढ़ेंगे हम आगे। गुलाब राय की देखेंगे, कवि की संसार के प्रति भाव प्रधान अभिव्यक्ति। कवि की संसार के प्रति भाव प्रधान अभिव्यक्ति। भाव प्रधान अभिव्यक्ति, भाव प्रधान अभिव्यक्ति, किंतु वैयक्तिकता से मुक्त। किंतु वैयक्तिकता से मुक्त, वैयक्तिकता से मुक्त। आगे डॉट 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 लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे गुलाब राय, गुलाब राय। ठीक, ये है इनका गुलाब राय। ठीक, सुना देते हैं आपको पूरा कथन। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं, कल्पना के सांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेय रूपा प्रभावों उत्पादक अभिव्यक्ति है। तो आपको क्या देखने को मिला? संसार के प्रति भाव प्रधान अभिव्यक्ति, ये है। ठीक, और क्या देखने को मिला? वैयक्तिकता से मुक्त। ठीक, ये बाबू गुलाब राय का है, वैयक्तिक संबंधों से मुक्त, ये आपको वहां देखने को मिलेगा। मैंने लिखा वैयक्तिकता से मुक्त। तो ये हो गया बाबू गुलाब राय का। आप उसे पूरा पढ़ेंगे एक बार, फिर इसे देखेंगे, समझ में आ जाएगा। कवि की संसार के प्रति भाव प्रधान अभिव्यक्ति किंतु वैयक्तिकता से अगर मुक्त है तो वो बाबू गुलाब राय का है। कथन रिपीट कर देता हूँ। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान कामा किंतु वैयक्तिक संबंधों से मुक्त, यहीं से मैंने ये पूरा बनाया। मानसिक प्रतिक्रियाओं, कल्पना के सांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेरूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। ठीक, बढ़ेंगे हम आगे। महादेवी वर्मा का एक कथन है, कांटा चुभाकर, यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक, यार आप पढ़ लेंगे पूरा बुक से। कांटा चुभाकर, अगर यहाँ से कोई कथन स्टार्ट होता है तो वो किसका होगा? महादेवी वर्मा का, कविता के बारे में अगर होगा तो। ठीक, कांटा चुभाकर क्या है? कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराता है, पर कभी बिना कांटा चुभाए उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है। क्या कहा इन्होंने? कांटा चुभाकर संसार की अनुभूति। ठीक, कौन कराता है? नहीं, कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति, कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराता है। अगली लाइन है, पर कभी बिना कांटा चुभाए
उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है। ये पूरी लाइन थी महादेवी वर्मा की। आगे देखेंगे नंबर 12 पे। कविता कवि की विशेष भावना का चित्रण है। कविता कवि की विशेष भावना का चित्रण है। ये भी महादेवी वर्मा का है। कवि की विशेष भावना का चित्रण है। ये किसका है? महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा का है। ठीक। कविता का विशेष की भावना का चित्रण है। ये पूरा कोटेशन है, इसमें आप ये नहीं सोचें कुछ छूटा हुआ। आगे बढ़ेंगे। नंबर 13। कविता क्या है? आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। संकल्पनात्मक अनुभूति है। अनुभूति है। ये किसका है? ये जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद का है। अगर संकल्पना शब्द दिख जाए तो आप जयशंकर प्रसाद को टिक करेंगे। बढ़ेंगे हम आगे। ये लाइन पूरी है, इसमें भी कुछ नहीं छोड़ा गया। कविता इसकी क्या है? आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। आगे देखेंगे। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। नंबर 14। कविता क्या है? हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। क्षणों की वाणी है। ये भी कथन पूरा है हमारा। ये पंत का है। पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत। ठीक। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। बढ़ेंगे हम आगे। कविता क्या है? हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। पंत का है। मेरे हिसाब से शायद 14 नंबर हो चुका था। 15 देखेंगे। कविता परिवेश की पुकार है। कविता क्या है? परिवेश की पुकार है। परिवेश की पुकार है। ये कथन किसका है? ये कथन है निराला का। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक। आगे क्या है? कविता आत्मा अभिव्यक्ति है। कविता को क्या कहा है? आत्मा अभिव्यक्ति। आत्म की अभिव्यक्ति। आत्मा अभिव्यक्ति है। ये किसने कहा? नगेंद्र। क्या कहा? कविता आत्म की अभिव्यक्ति है। डॉक्टर नगेंद्र का है। एक चीज और है। कविता को आत्मानुभूति शब्द किसने प्रयोग किया है? नंबर 17। इतना ही देखिए, केवल आत्मानुभूति। इन्होंने आत्मा अभिव्यक्ति का प्रयोग किया है। ठीक। और अगर आत्मानुभूति देखने को मिल जाए तो आप किसे लिखेंगे? ये है जो है नंद दुलारे वाजपेयी का। नंद दुलारे वाजपेयी का है। ठीक। नंबर 18 हम देखेंगे। रसात्मक शब्दार्थ काव्य है। हिंदी में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा रसात्मक शब्दार्थ काव्य है। रसात्मक शब्दार्थ काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, याद है कि भूल गए? विश्वनाथ का था। और ये क्या है? रसात्मक शब्दार्थ काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र का है। कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है। कविता सबसे पहले और अंत में क्या है? शब्द है। सबसे पहले
और अंत में शब्द है। ये छोटे छोटे कोटेशन है, ये हम पूरा नोट कर रहे हैं। कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है। ये है हमारे अज्ञेय जी का कथन। किसका है ये? अज्ञेय का है। ठीक। कविता क्या है? भाषा में आदमी होने की तमीज है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। भाषा में आदमी होने की तमीज है। ये धूमिल का है। ठीक। किसका है ये? धूमिल का है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट रूप है। कविता क्या है? उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। उत्कृष्ट शब्दों का रूप जो बोला था वो गलत था, सॉरी उसके लिए। कविता जो है उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। उत्कृष्ट क्रम है। ये किसने कहा है? ये हमारे रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक। क्या है? कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। आगे देखेंगे 21 के बाद 22। कविता डॉट 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 लगाएंगे आप, लिखेंगे नैसर्गिक कल्पना के सहारे। नैसर्गिक कल्पना के सहारे। कल्पना के सहारे। फिर आगे लगाएंगे डॉट डॉट डॉट। ये लिखेंगे नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी का है। ठीक। अच्छा, पूरा कथन क्या है? पूरा कथन बहुत लंबा है। इसमें आप इसी शब्द को पकड़ेंगे। अगर पूरे कोटेशन में कहीं नैसर्गिक कल्पना के सहारे दिख जाए तो नंद दुलारे वाजपेयी को टिक करेंगे। पूरा क्या है सुना देता हूँ आपको, टाइम तो खैर कम है। काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का शब्द आ गया आपका, नैसर्गिक कल्पना के सहारे। काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अपने अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। पूर्ण विराम। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। ये है पूरी लाइन। तो पूरी लाइन आप याद नहीं कर पाएंगे, नोट करना हो नोट कर लीजिएगा। नैसर्गिक कल्पना के सहारे दिख जाए तो ये किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का है। ठीक। तो ये जो हिंदी के थे हमारे वो यही थे, और इनके बाद हम बढ़ेंगे आगे। हमारे कब जो थे काव्य लक्षण से रिलेटेड। मध्ययुगीन हिंदी के कवि के काव्य लक्षण। हेडिंग आप डाल लेंगे, तब तक हम इंक डाल लेते हैं अपने इस ठीक है। हेडिंग क्या डालेंगे आप? मध्ययुगीन हिंदी कवि के काव्य लक्षण। मध्ययुगीन हिंदी कवि के काव्य लक्षण। ठीक। हेडिंग है, हिंदी में ही लिखा है, उर्दू नहीं लिखा है। 3 बार बोल चुका हूँ तो आप नोट कर लेंगे। नंबर 1, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी डॉट डॉट डॉट। केशव दास लिखेंगे आप।
लास्ट में जितने दोहे हैं ये हम सब पूरा कंप्लीट आपको सुना देंगे। ठीक। किसका है ये? केशव दास का है। अच्छा, आपको देखना है, देखते चलिए, नोट करना है, पूरा कर लीजिए। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजय कविता वनिता मित। ये है पूरा। ठीक। आगे देखेंगे। दोष रहित और गुण सहित, ये है कुलपति मिश्र का। क्या है? नंबर 2, दोष रहित और गुण सहित, और गुण सहित, ये किसका है? कुलपति का है। ठीक। पूरा क्या है सुना देता हूँ आपको। कुलपति मिश्र का है। कुलपति भी याद रखेंगे, चल जाएगा। दोष रहित और गुण सहित कछुक अल्प अलंकार शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। ये है पूरा कथन इनका। बढ़ेंगे आगे। नंबर 3, यद्यपि दोष बिन गुण सहित, यद्यपि। ठीक। यद्यपि, या कि यद्यपि है तो यद्यपि ही लिखते हैं। यद्यपि क्या है? यद्यपि दोष बिन गुण सहित, यद्यपि दोष बिन गुण सहित, गुण सहित डाट डाट डाट, ये श्रीपति का है। श्रीपति का है। ठीक। क्या है? पूरा सुना देता हूँ। यद्यपि दोष बिन गुण सहित अलंकार सो लीन, अगली लाइन है, कविता बनिता छवि नहीं रस बिन तदपि प्रवीण। ये है पूरी लाइन इनकी। नंबर 4, सगुण अलंकारन सहित, सगुण अलंकारन सहित, ये किसका है? चिंतामणि का है। ये है चिंतामणि का। पूरा क्या है? सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होय। फिर अगली लाइन हम देखेंगे। अगली लाइन है इनकी, शब्द अर्थ वारव कवित विबुध कहत सब कोई। ये है पूरी लाइन। आगे देखेंगे हम। नंबर 5, सगुण पदार्थ दोष बिन, सगुण पदार्थ दोष बिन, सगुण पदार्थ दोष बिन डॉट डॉट डॉट, ये है सोमनाथ का। किसका है ये? सोमनाथ का। पूरा क्या है? सगुण, कहाँ गया? सगुण पदार्थ दोष बिन। ठीक। सगुण पदार्थ दोष बिन पिंगल मत अविरुद्ध, अविरुद्ध। अगली लाइन देखेंगे हम। भूषण जुत कवि कर्म जो सो कवित कह शुद्ध। ठीक। आगे बढ़ेंगे हम। नंबर 6, वर्णन कवि वर्णन मनोरंजन जहां, वर्णन मनोरंजन जहां, मनोरंजन जहां, ये किसका है? सूरत मिश्र का है। सूरत मिश्र का है। ठीक। पूरी लाइन क्या है? वर्णन मनोरंजन जहां रीति अलौकिक होय निपुण कर्म कवि जो जुति काव्य कहत सब कोई। ये है पूरी लाइन। और इन्हें याद करना है, इतना ही देखिएगा। सुरती खा के क्या किया जाता है? मनोरंजन किया जाता है। बात खत्म। सुरती खाओ, मनोरंजन करो। रस कविता को अंग है। क्या है अगली लाइन? रस कविता को अंग डॉट डॉट डॉट, ये है भिखारी दास का। किसका है ये? भिखारी दास का। ठीक। रस कविता को अंग पूरा देखेंगे। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल। अगली लाइन है, गुण स्वरूप और रंग
दूषण करे करूपता, करूपता। ठीक, ये भिखारी दास का लास्ट है हमारा एक। शब्द जीव तिह अर्थ मन, शब्द जीव तिह अर्थ मन, शब्द जीव तिह अर्थ मन। ठीक, डॉट डॉट डॉट, ये है देव कवि का पूरा क्या है, देव का। शब्द जीव तिह अर्थ मन, रसमय सुजस शरीर, चलत वहै जुग छंद गति, अलंकार गंभीर। तो ये था पूरा काव्य लक्षण जो मध्ययुगीन हिंदी के कवियों के माध्यम से बताया गया था। इसमें हमने सिर्फ कीवर्ड्स को पकड़ा है क्योंकि कीवर्ड देख रहे थे और आप लोगों को पूरा सुना भी दिया है बोल के। जिसे नोट करना है वीडियो रोक लिख लीजिएगा। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, अगर ये दिख जाए तो केशव दास का है। दोष रहित और गुण सहित, दोष रहित हो और गुण सहित हो, कुलपति मिश्र का है। यद्यपि दोष बिनु और गुण सहित, अगर सेम लाइन है यद्यपि शब्द लग गया तो ये श्रीपति का है। चिंतामणि सगुण अलंकारन सहित, चिंतामणि क्या है, दोष रहित जो हो बाकी वो सारी चीजें ना। सगुण पदार्थ दोष बिन, अगर ये दिख रहा है स्टार्टिंग में सोमनाथ का है। वर्णन मनोरंजन, जहाँ पहली लाइन ये दिख जाए सुरती का है, सुरती खाओ और मनोरंजन करो। रस कविता को अंग, स्टार्टिंग में ये दिख जाए भिखारी दास का। शब्द जीवती ही अर्थ मन, अगर ये दिख जाए तो देव कवि का है। उम्मीद करता हूँ आपने इसे लिख लिया होगा। बढ़ेंगे हम आगे, केवल एक बच रहा है हमारा पाश्चात्य काव्य का लक्षण और लगभग उसमें है 6 लोग और ऐसे ही लिखना है तो देख लेते हैं उन्हें भी। ये है कि टाइमिंग तो ओवर हो रही है ना, बट ये खत्म कर देंगे काव्य लक्षण इसी में। पाश्चात्य काव्य के लक्षण हेडिंग डालेंगे आप, पाश्चात्य काव्य के लक्षण। नंबर 1 हम देखेंगे। ठीक, नंबर 1 हम देखेंगे। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है। कविता क्या है, सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है। सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है। अभी अभी मैंने पीछे देखा था, उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। ठीक, वो किसका था वो आप देख लीजिएगा किसका है। सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है, ये कथन है किसका, कॉलरिज का। ठीक, कॉलरिज का कथन है। अगला हमारा क्या है, अगला है कविता मूलतः जीवन की आलोचना है। नंबर 2, कविता मूलतः जीवन की आलोचना है, जीवन की आलोचना है। ये कथन किसका है, ये है मैथ्यू अर्नाल्ड का, मैथ्यू अर्नाल्ड का। ठीक, अगला देखेंगे नंबर 3, कविता सौंदर्य का लयात्मक सृजन। कविता क्या है, सौंदर्य का लयात्मक सृजन है, लयात्मक सृजन है। ये किसका है देखेंगे हम, ये है एडगर एलन पो, ये पाश्चात्य के विद्वान हैं एडगर एलन पो, ये इनका है। ठीक, कविता प्रकृति का अनुकरण, नंबर 4, प्रकृति का अनुकरण है। ये किसका है, ये है ड्राइडन का, ड्राइडन का, ड्राइडन, जॉन ड्राइडन। ठीक, कविता क्या है, प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। कविता क्या है,
प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। उच्छलन है, ये है वर्ड्सवर्थ का। क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछे जाते हैं, ये मत सोचिएगा कि ये क्या मैं घास पात आपको उपलब्ध करा दे रहा हूँ, है ना। सहज उच्छलन है वर्ड्सवर्थ का। दो और बचे हैं। कविता विषादपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति है। नंबर 6, कविता विषादपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति है। विचारों की अभिव्यक्ति है, ये किसका है? पीबी शैली का। पीबी शैली, या आप हिंदी में लिखेंगे पीबी, है ना। पीबी शैली, ये पूरा नाम है। सुखद और उत्कृष्ट क्षणों का संग्रह। नंबर 7, कविता सुखद और उत्कृष्ट क्षणों का संग्रह। किसने कहा? ये भी पीबी शैली का है। अभी अभी मैंने आपसे क्या बताया था, कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन था वो। ठीक, कविता क्या है? मूलतः जीवन की आलोचना है, मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा है। और अभी अभी हमने पीछे देखा था, साहित्य जीवन की आलोचना है, मुंशी प्रेमचंद का है। कविता सौंदर्य का लयात्मक सृजन है, एडगर एलन पो का है। कविता प्रकृति का अनुकरण है, ड्राइडन का है। प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, वर्ड्सवर्थ का है। विषादपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति है, पीबी शैली का है। कविता जो है सुखद और उत्कृष्ट क्षणों का संग्रह है, पीबी शैली का है। तो ठीक है, ये जो हमने विषादपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति आपको लिखा है, ये अधूरा है। अधूरा मतलब ये है कि पूरा ये है कि हमारे सबसे मधुर गीत वही है जो हमारे सर्वाधिक विषादपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति है। कहना वही है कि जो हमारे सर्वाधिक विषादपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति है, वही क्या है? हमारे सबसे मधुर गीत है। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ ऐड करना हो तो सर्वाधिक लिख देंगे, एक शब्द ऐड करेंगे यहाँ बीच में, यहाँ पे सर्वाधिक। सर्वाधिक विषादपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो कविता है। तो ये था हमारा काव्य लक्षण, मैंने अपने हिसाब से कंप्लीट कर दिया और जितना सरल बन सकता था मैंने बना दिया। अब आपका काम है याद करना, आप याद करेंगे और अच्छे से एग्जाम देंगे, है ना। और इससे बाहर काव्य लक्षण से कुछ नहीं आने वाला है, कुछ बचा ही नहीं है, आएगा क्या। ठीक, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं तब आपसे हम अगली वीडियो में काव्य प्रयोजन के साथ। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। और हाँ, अगर इन चीज़ों में कोई दिक्कत समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करेंगे। और ठीक है, बाकी सारी चीज़ें देखते हैं काव्य प्रयोजन के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।